हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे हैं कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स, या फिर आप कह सकते हो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। एंड हमने लास्ट लेक्चर में बेसिक चीजें समझी थी, जैसे कंपनी का मतलब क्या होता है और कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं। नाउ इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कंपनी के टाइप्स क्या क्या होते हैं एंड हाउ अ कंपनी इज फाउंड। सो लेट अस स्टार्ट। चलिए लिखते हैं टॉपिक नंबर 3। इस टॉपिक में हम समझेंगे कंपनी को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो दिल में सवाल जरूर आता है, हाउ अ कंपनी इज फाउंड। और कंपनी बनाने का तरीका आसान होता है कि मुश्किल होता है, मतलब आपके दिल में ना जरूर आएगा एक बार, क्योंकि 12th के बाद या फिर आप कॉलेज के बाद जरूर एक ना एक बार कंपनी बनाओगे आप अपनी लाइफ में। और कंपनी नहीं बनाओगे तो बनाना चाहिए यार तुम लोग को। हर इंसान को एक ना एक बार बिजनेस करना चाहिए और बड़ा बिजनेस में कंपनी बनेगी। तो अपनी लाइफ में जरूर एक ना एक बार कंपनी बनाओगे। तो सवाल ये आता है कंपनी बनती कैसे है। ये आपने क्लास 11th में भी करा होगा और मैं इसको एक बार शो करता हूं आपको, उसी का एक पार्ट। तो 11th में ना इसको डिटेल में बताया गया था। अभी आपको बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको थोड़ा सा लिखवा देता हूँ, फिर मैं आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी से शो करूंगा। आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। सो देयर आर 4 स्टेप्स। कंपनी बनाने के ना 4 स्टेप्स होते हैं। पहला है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब होता है आइडिया लाना। जैसे मान लेते हैं संता और बंता ने सोचा कि यार हम ना कंपनी स्टार्ट करते हैं। कंपनी बनाना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा यार। कंपनी में ना ये वाला एरिया है जहां पे हम अच्छे से काम करेंगे, ये वाला एरिया है जहां पे हमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है और हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है। बेसिकली आइडिया एनालाइज करना चीजों को, दैट इज प्रमोशन। दिमाग में आइडिया लाना, फिर वो डिसाइड कर लेंगे हाँ हमें तो कंपनी बनानी है। सेकेंड स्टेप पर आ जाएंगे इनकॉर्पोरेशन। अब वो जाएंगे किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास या किसी लॉयर के पास और कहेंगे भाई तू हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर डाल, स्टार्ट कर डाल। अब उसमें क्या आएगा, उनको बहुत सारे फॉर्म्स भरने पड़ेंगे, अपना एड्रेस देना पड़ेगा, नाम देना पड़ेगा, आधार कार्ड, ये सब इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और भी बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं जो कि कौन बताता है, कंपनीज एक्ट 2013। तो उनको बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जो कि कंपनीज एक्ट बताता है, उसे कहते हैं इनकॉर्पोरेशन। फिर आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। अगर उन्होंने पब्लिक कंपनी बनाई है तो उनको पैसा मांगना पड़ेगा पब्लिक से। अभी सवाल ये उठता है कि पब्लिक कंपनी क्या होती है और पैसा क्यों मांगना पड़ेगा पब्लिक से, प्राइवेट में नहीं मांग सकते। अगले टॉपिक में समझ आएगा जब मैं बताऊंगा कितने टाइप की कंपनी होती है। बट अभी के लिए जस्ट सुन लो कि कैपिटल का मतलब है मनी, सब्सक्रिप्शन का मतलब है सॉर्ट ऑफ वो लोग मनी, लोग सब्सक्राइब करेंगे, पैसा देंगे, तो आप मनी लोगे बेसिकली पब्लिक से। तो इसका मतलब है पैसा लेना पब्लिक से। ओके, एंड नंबर 4 इज आपने पब्लिक से पैसा ले लिया, कर दो भाई काम स्टार्ट जरा, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, हो जाओ शुरू। 4 स्टेप है। अब आप इनको डिटेल में आपको बहुत जानने की जरूरत नहीं है, बट आपको चारों स्टेप याद जरूर होने चाहिए। इनका मीनिंग ब्रीफ में पता होना चाहिए जितना मैंने बताया है। अगर आपको ज्यादा जानने का मन है भाई, ये रही एनसीईआरटी, चैप्टर नंबर है 7 बिजनेस स्टडीज, पढ़ लेना। ठीक है, मैं इसको बहुत डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि मैंने आपको इसका मीनिंग ऑलरेडी समझा दिया है। वैसे जरूरत नहीं है इतना पढ़ने की, तुम क्यों अपना इतना दिमाग खराब कर रहे हो। जो मैं कराऊंगा वही बहुत ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, चलिए। तो इससे आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, मैं आपको एक दो चीजें बता देता हूं। कंपनी बनाना इज डिफिकल्ट, फॉर्मिंग अ कंपनी इज अ लेंथी प्रोसेस। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप कंपनी बनाओगे। अब सवाल ये उठता है, अगर कंपनी बनाना लेंथी प्रोसेस तो कंपनी बनाई क्यों रहे। फॉर्मिंग अ कंपनी इज अ लेंथी, बेसिकली आप कह सकते हो टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली, बड़े पैसे लगते हैं भाई कंपनी बनाने के, प्रोसेस। अब कई लोगों के लिए मैं जो भी अमाउंट बताऊंगा तो लगेगा तो छोटा अमाउंट है, तो डिपेंड करता है किससे कंपेयर कर रहे हो। कॉस्टली प्रोसेस एज कंपेयर टू पार्टनरशिप, है ना, एज कंपेयर टू अदर बिजनेसेस लिख देता हूं मैं। भाई जो अदर बिजनेसेस होते हैं ना, उसके कंपैरिजन में ये एक लेंदी, टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली प्रोसेस होता है।
क्योंकि ये डिफिकल्ट है ना यार, सीधी सी बात है ना, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत हैं, तो ये ऑफ कोर्स डिफिकल्ट होना ही है, बट ये उतना वर्थ इट होता है। इसको बनाते क्यों है? क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत है ना यार। कंपनी जो बिजनेस कंपनी नहीं, मतलब जो कंपनीज नहीं होती हैं उनकी इज्जत कम होती है मार्केट में। अगर मैं कोई बहुत बड़ा, मेरे को किसी से कुछ ऑर्डर लेना है और मैं कंपनी नहीं हूँ, तो मतलब वो सुनने नहीं मिलेगा यार, वो कंपनी की इज्जत होती है मार्केट में। तो आप कंपनी के रूप में काम करो, क्योंकि जो सामने वाली पार्टी है उसको ही पता है आप कंपनी हो तो आप ढंग से काम कर रहे हो, आप सीरियसली काम कर रहे हो। अगर आप कंपनी नहीं हो, आप प्रोप्राइटरशिप हो, तो सीरियसनेस नहीं है, कंपनी सीरियस लोग बनाएंगे। सो दैट इज व्हाई इट इज वर्थ इट, अगर आपको अच्छे से बिजनेस करना है बड़े लेवल पर। कंपनीज आर ऑल्सो नोन एज कॉर्पोरेशंस, रिमेंबर दैट, कंपनीज आर ऑल्सो नोन एज कॉर्पोरेशंस। तो मैं इसको भी लिखवा देता हूँ, लिख लेना, ये बहुत बेसिक सी चीज है, कई बार ये बात पता नहीं होती है। तो कंपनी को हम लोग कॉर्पोरेशन भी कहते हैं, बाहर के देशों में ज्यादा कहते हैं कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन ही कहते हैं बाहर के देशों में, तो कंपनी नहीं कहते हैं। चलिए टॉपिक 4। अब ये टॉपिक से भी आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलने वाली है, और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि उसमें कुछ फैक्ट्स भी हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे, बेसिकली न्यूमेरिकल डेटा। तो अगेन आई थिंक ये वाला टॉपिक एक ऐसा है जो कि आपको अच्छे से याद रखना है। टॉपिक ये आता है कि यार कंपनी कितने टाइप की होती है, एक्चुअली टाइप्स ऑफ कंपनी, और उनमें फर्क क्या होता है। तो मैं आपको बहुत बड़े तरह समझाने वाला हूं कि कंपनी के कितने टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ कंपनीज। देखो कंपनी के 3 टाइप होते हैं, छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, टुच्ची कंपनी। तो कंपनी 3 टाइप की हो सकती है, या तो होती है छोटी कंपनी। छोटी कंपनी का मतलब क्या है? प्राइवेट कंपनी। या होती है बड़ी कंपनी। बड़ी कंपनी का मतलब क्या है? पब्लिक कंपनी। यह होती है टुच्ची कंपनी, मतलब क्या है? 1% कंपनी। एग्जाम में मत लिख देना टुच्ची, बट मैं यहां पे लिख देता हूं समझाने के लिए। प्राइवेट कंपनी मतलब क्या है? छोटी। पब्लिक कंपनी मतलब क्या है? बड़ी। 1% कंपनी का मतलब क्या है? टुच्ची, टुच्ची, टुच्ची। अब ध्यान सुनना, इनमें फर्क क्या है। मैंने वर्ड्स लिखे ना समझाने के लिए लिखे हैं, इनको बहुत सीरियसली ना लिया जाए, ये किसी के दिल को आहत पहुंचाने के लिए नहीं लिखे गए हैं। प्राइवेट कंपनीज यूजुअली वो होती हैं जिसमें कम लोग होते हैं, छोटी छोटी कंपनीज। आपने आज तक जितने भी कंपनीज सुनी होंगी ना, वो पब्लिक कंपनीज होगी। जैसे जो मैंने आपको ऊपर एग्जांपल्स लिखवाए थे, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, इन्फोसिस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, या फिर एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, सारी कंपनी जो है, नेस्ले हो गया, ये सब पब्लिक कंपनीज हैं। तो एक्चुअली यही बड़ी कंपनीज होती हैं। प्राइवेट कंपनीज होती है छोटी कंपनीज जिसमें 2 बंदे होते हैं, और बहुत बहुत ज्यादा बड़े लेवल का काम नहीं होता है इसमें, क्योंकि मैं आपको रीजन बताऊंगा इसका कि ऐसा क्यों होता है। और 1% कंपनी होती है, इसमें एक ही बंदा होता है। तो 1% कंपनी का तो कॉन्सेप्ट काफी ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, ये कुछ ही टाइम पहले आया है। तो कंपनीज एक्ट 2013 में आया है। आई डोंट थिंक ये कंपनीज एक्ट 1956 में पहले था 1% कंपनी। ठीक है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं जिससे आपको एग्जैक्टली समझ आएगा कि मैं क्या बताना आपको चाह रहा हूं। सवाल ये उठता है कि मेंबर्स कितने होते हैं इन कंपनीज में। मेंबर्स मतलब आपको पता ही है, ओनर्स। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम आपको 2 बंदे चाहिए होते हैं, मैक्सिमम 200 बंदे। मतलब 200 बंदे से ऊपर आप इसमें रख ही नहीं सकते हो प्राइवेट कंपनी में। पब्लिक कंपनी में आपको मिनिमम चाहिए होते हैं 7 बंदे, ओनर्स। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। देख रहे हो लेवल, देख रहे हो बड़ा का, इनफाइनाइट। 8 नहीं लिखा कभी, 8 मत समझ लेना इसको, इंफिनिटी है ये, इंफिनिटी। ठीक है ना। 1% कंपनी में एक ही बंदा होता है, तो मिनिमम कहो या मैक्सिमम कहो एक ही है। मिनिमम मैक्सिमम एक ही बंदा होता है इसमें, मिनिमम मैक्सिमम वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, बट एक बंदा होता है इसमें। अब आता है डायरेक्टर्स कितने होते हैं।
डायरेक्टर्स का मतलब क्या है? जो लोग संभालेंगे कंपनी को। आपको समझ आएगा इससे। हर किसी कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, हर कंपनी में, चाहे कंपनी कोई सी भी हो। मैक्सिमम 15 डायरेक्टर। और मिनिमम में क्या है? मिनिमम है 1 2 3, मतलब 1% कंपनी में मिनिमम 1 बंदा चाहिए, मिनिमम 1 डायरेक्टर चाहिए, और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए। इससे आपको समझ आ रहा होगा कि यार देखो पब्लिक कंपनी थोड़ी बड़ी कंपनी है। अब इसका मेन पॉइंट यहां पर आएगा, इसका मेन पॉइंट अब ये वाला है जिससे आपको एक्चुअली समझ आएगा, और वो ये है इश्यू ऑफ शेयर्स टू पब्लिक। अब ये सबसे दिलचस्प पॉइंट है, इससे एक्चुअली पता चलता है कि कौन सी कंपनी छोटी है, कौन सी कंपनी बड़ी है, कौन सी कंपनी टुच्ची है। जो प्राइवेट कंपनी है ना, वो पब्लिक को शेयर इशू कर ही नहीं सकती, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनीज पब्लिक को शेयर इशू कर सकती हैं, तभी इसका नाम पब्लिक कंपनी है, तभी इसका नाम पब्लिक कंपनी है। ये लोग सिर्फ प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट कंपनी प्राइवेट लोगों को शेयर इशू कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट लोग मतलब फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ये सब चीजें। पब्लिक कंपनी पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है, और तभी है बड़ी कंपनी, क्योंकि यहां पर जो पैसा आता है ना वो लाखों में नहीं होता, लाखों में कभी हो ही नहीं सकता, यहां पे होता है करोड़ों में, और करोड़ों में भी नहीं होता, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में होता है। 500 करोड़, 600 करोड़, 6000 करोड़, 7000 करोड़, ऐसे अमाउंट से लोग पब्लिक से मांगते हैं। पेटीएम का अभी आया था आईपीओ, या फिर बहुत सारी कंपनीज का आईपीओ आता है, उनका अमाउंट देखो क्या हजारों करोड़ों में, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में होता है। ये लोग पब्लिक से पैसा लेते हैं, तभी इनके पास बहुत ज्यादा पैसा आता है, और तभी इनके पास ऑटोमेटिकली इनका बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे होता है ना। अब ना मेरी बात को ऐसे गलत मत समझ लेना कि ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कंपनी कभी बड़ी नहीं हो सकती है, तो ऐसा मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, बट मैं आपको ओवरऑल चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ओवरऑल कैसा होता है, ठीक है। तो ऐसा मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि प्राइवेट कंपनी कभी बड़ी हो ही नहीं सकती है, तो प्लीज इसको सीरियसली मत लेना, कॉन्सेप्ट समझना कि जनरली पब्लिक कंपनीज ओवरऑल देखा जाए तो प्राइवेट कंपनी से बड़ी होती हैं, और प्राइवेट कंपनीज जनरली 1% कंपनी से ऑन एन एवरेज बड़ी होती हैं, तो वो मैं बताना आपको चाह रहा हूं यहां पर, ठीक है। एंड लास्ट, देखो सारी बात ना नाम में होती है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नाम से पहचान हो जाती है एक कंपनी की, तो नेम। तो जो कंपनी का नाम है, जो प्राइवेट कंपनी है, उसके नाम से ही आप हमेशा पहचान लोगे कि नाम की प्राइवेट कंपनी है कि नहीं है। तो इसका जो नाम होता है, इट एंड्स विद प्राइवेट लिमिटेड, पीवीटी एलटीडी, इसके नाम में हमेशा प्राइवेट लिमिटेड आएगा। एग्जाम्पल लेट अस से, मतलब मैं एक कंपनी में जानता हूं मैं, तो उसका नाम पता है क्या? उसका नाम है रियल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। तो सीधी सी बात है, प्राइवेट लिमिटेड है, पूछने की जरूरत ही नहीं है कि तुम्हारी कौन सी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। तो पब्लिक कंपनीज जो होती हैं उनका नाम एंड्स विद लिमिटेड। जैसे हम सब एक कंपनी को जानते हैं जिसका नाम है रिलायंस, उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो मैं पूरा लिखना नहीं चाह रहा, लिखना ही पड़ेगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये बहुत ही फेमस कंपनी है, इसको ना शॉर्ट फॉर्म में आरआईएल कहते हैं। अब से मैं आरआईएल बोला करूंगा इसको चैप्टर में, पूरे चैप्टर में आरआईएल, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो उसका नाम हमेशा आता है एलटीडी आता है एंड में, लिमिटेड। और जो 1% कंपनी है उसका नाम हमेशा एंड होता है, एंड्स विद ऐसे ब्रैकेट में ओपीसी फिर प्राइवेट लिमिटेड। कभी आपने सुना है ऐसा? कोई कंपनी का नाम देखा है ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड? नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा, इसलिए तो कंपनी बहुत छोटी होती है। एग्जांपल मैं कहता हूं एबीसी कोई कंपनी है, उसका नाम है एबीसी ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। तो कुछ इस तरह से कंपनी का नाम हो सकता है। तो बेसिकली गाइज ये है इसका कॉन्सेप्ट। आपको समझ आ गया होगा कि अब कंपनी के कितने कितने टाइप होते हैं। अब देखो यहां पर आके ना, अब मेरे को लगता है कि आपको काफी क्लैरिटी हो गई होगी कि
जो हमने स्टार्टिंग बोला था कंपनी अकाउंट्स, तो उसमें जो कंपनी है ना, मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा कि कंपनी का मतलब क्या होता है। हमने सब कुछ कर लिया इसमें, जो भी जरूरी था कि कंपनी एक वो बिजनेस है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होता है। फिर हमने कंपनी के फीचर्स समझ लिए, कंपनी एग्जांपल्स देख लिए थे। कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, ओनर्स कौन होते हैं, डायरेक्टर्स कौन होते हैं, परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है, सिग्नेचर कैसे होता है, लायबिलिटी लिमिटेड होने का मतलब क्या होता है, कौन गवर्न करता है, कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, कंपनी बनती कैसे है, कंपनी के टाइप्स क्या हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा चीजें कि यार कंपनी एक बिजनेस करने का तरीका है जो कि बहुत ही बड़े लेवल पर भी हो सकता है, बट जरूरी नहीं है। प्राइवेट कंपनी थोड़े छोटे लेवल पर होता है, पब्लिक कंपनी बहुत बड़े लेवल पर होता है, 1% कंपनी भी छोटे लेवल पर होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको आइडिया लग गया होगा। अब हम थोड़ा सा और आगे चल सकते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है कंपनी अकाउंट्स, कंपनी के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं, और फिर है इश्यू ऑफ शेयर्स या फिर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो अब सवाल ये उठता है कि शेयर्स का मतलब क्या है, बट उससे पहले आपको एक चीज जाननी जरूरी है कि कंपनी पैसा कैसे लेती है। तो हम लोग टॉपिक नंबर करेंगे, हमने जो आखिरी टॉपिक करा था दैट वाज टॉपिक नंबर 4, लेट अस डू टॉपिक नंबर 5। What are the sources of finance? What are the long-term sources of finance? What are the long-term sources of finance for a company? मतलब कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कैसे कैसे पैसा ले सकती है। अब कंपनी के पास पैसे लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कंपनी एक बिजनेस है, बिजनेस बहुत सारे तरीकों से पैसा ले सकता है, बट जो दो मेन तरीके हैं पैसा लेने के वो है, मैं ना थोड़ा सा 1 मिनट क्वेश्चन चेंज करना चाह रहा हूं, फॉर अ पब्लिक कंपनी लिख देता हूं मैं, क्योंकि जो एक पार्ट है ना ये पब्लिक कंपनी के लिए ज्यादा अच्छे से एप्लीकेबल है। बट ऐसा नहीं है, बाकी कंपनी भी कर सकते हो, मुझे कंपनी लिखना ही ठीक है, कंपनी ही लिखते हैं, बट ये पब्लिक कंपनीज यूजुअली ज्यादा करती हैं, बट ठीक है कुछ नहीं होता, हम कंपनी लिखेंगे। जो कंपनीज है ना वो मेनली 2 तरीकों से पैसा ले सकती हैं। देयर आर 2 मेन वेज टू प्रोक्योर फंड्स। देखो पैसा लेने के ना बहुत सारे तरीके, अगेन आपने इसका 11th पूरा चैप्टर करा था। कंपनी लोन ले सकती है बैंक से, किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकती है, कंपनी अपने रिजर्व्स को यूज कर सकती है, शॉर्ट टर्म सोर्सेज हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज, आपने बहुत डिटेल में चीजों को करा था, ठीक है। बट मेन 2 तरीके हैं। पहला है कंपनी शेयर्स इश्यू कर सकती है, और दूसरा है कंपनी डिवेंचर्स इश्यू कर सकती है। ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पूरा का पूरा कंपनी अकाउंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें यही हैं। अगर आप क्लास 12th में हो तो भी आपने बुक नंबर 2 में टीएस ग्रेवाल में आपके यही 2 चैप्टर्स हैं, एक है शेयर्स, दूसरा है डिबेंचर्स। अगर आप बीकॉम में हो तो भी कंपनी अकाउंट्स में 2 चीजें आएंगी, शेयर्स और डिबेंचर्स। अगर आप किसी और चीज में भी हो, सीए फाउंडेशन में हो तो भी आपको 2 चीजें मिलेंगी, शेयर्स और डिबेंचर्स। भाई ये चीज मेन 2 यही तरीके हैं। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि शेयर और डिबेंचर में फर्क क्या होता है, इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों का मीनिंग क्या है। देखो इसमें एक चीज आपको ये समझनी है कि ये जो दोनों तरीके हैं ना पैसे लेने के, इन 2 तरीकों में खासियत ये है कि इन दोनों तरीकों से पैसा लिया जाता है पब्लिक से। These are the ways in which money is procured from public. Now, पब्लिक से ऐसे लिया जाता है। अब मैं आपको बहुत अच्छे समझाने वाला हूं। अब अगला सवाल आपके दिमाग में जरूर यही आएगा कि एक्चुअली होता क्या है रे शेयर और डिबेंचर। आपने ये पक्का पहली बार तो नहीं सुना होगा, आप इसको कई बार सुन चुके होंगे। शेयर और डिबेंचर्स, शेयर्स और डिबेंचर्स बहुत बार आपने सुना होगा। कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करने का तरीका होता है, शेयर्स में इन्वेस्ट कर दो, डिबेंचर में इन्वेस्ट कर दो। एग्जैक्टली दोनों का फर्क क्या होता है, अब मैं आपको डिटेल में वो समझाने वाला हूं, ध्यान सुनिएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं 2 फ्रेंड्स हैं,
जिनका नाम है संता और बंता। तो पहले टॉपिक की हेडिंग डाल लेते हैं, फिर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। भाई शेयर और डिबेंचर में फर्क क्या है, ये हम समझेंगे इस टॉपिक में। ध्यान सुनना। अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। मान लेते हैं दो फ्रेंड्स हैं संता और बंता, दोनों ने 12th अच्छे नंबरों से पास करी है, दोनों ही हार्ड वर्किंग है और दोनों ने कॉलेज अच्छे से करा, कोई प्रोफेशनल कोर्स भी उन्होंने करा और अब उनका मन है कंपनी खोलने का और उनका मन क्या, उन्होंने कंपनी खोल भी ली और उन्होंने अपने 5 दोस्तों को मिलाया, उन्होंने पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोली है। उन्होंने एक बड़ी कंपनी खोली, उन्होंने कहा अब हमें चाहिए पैसा। अब वो उनके पास पैसा है, वो उतने अमीर नहीं है कि उनकी फैमिली से वो करोड़ों रुपए दे दे, तो उनके पास अपने कुछ हजारों या फिर आप कह सकते हो 1 आधा लाख रुपए उनके पास था। उन्होंने उसमें खर्चा वर्चा अपना करा छोटा मोटा। अब उनको चाहिए बड़ा पैसा, उनका काम है आयरन का, स्टील का, कुछ ऐसा वो बड़ा प्लांट खोलना चाह रहे हैं, तगड़ा आइडिया उनके दिमाग में। अब वो खोलना चाह रहे हैं बिजनेस, कंपनी उन्होंने खोल ली है, अब वो करना चाह रहे हैं बिजनेस। वो जाते हैं बैंक के पास, वो कहते हैं हमें लोन दे दो। लॉजिकल सी बात है, बैंक मना कर देगा क्योंकि जितने का उनको लोन चाहिए उतने का वो कुछ भी गिरवी नहीं रख सकते। उनको चाहिए लोन 50 करोड़ या 100 करोड़ के आसपास का, उतना कोई उनको कुछ गिरवी नहीं रख सकते। वो क्या गिरवी रखना बहुत मुश्किल है उनके लिए क्योंकि उनके पास ना एसेट्स नहीं है। ठीक है, वो किसी के पास जाएंगे, इवन वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे ना तो भी उनको कुछ नहीं मिलने वाला। तो उन्होंने इधर उधर हर जगह ट्राई कर लिया, ये इतना बड़ा अमाउंट उनसे इकट्ठा हो ही नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है उनके पास पैसे इकट्ठे करने का, वो है आम जनता। जो आम आदमी होता है वो थोड़ा थोड़ा पैसा भी देगा ना, तो जो ये 100 करोड़ है ये तो चुटकी में इकट्ठा हो जाएगा। इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ की है, तो अगर हाइपोथेटिकली किसी ने 1-1 रुपया भी दे दिया तो 140 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। तो इसीलिए थोड़े थोड़े से, बूंद बूंद से समुद्र बन जाता है या बूंद बूंद से तालाब बन जाता है। तो वैसी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया जाता है। तो वो क्या करेंगे, वो जाएंगे पब्लिक के पास, वो पब्लिक से पैसा लेंगे। सो पब्लिक से पैसा क्यों लिया जाता है, क्योंकि कोई और पैसा, किसी और से पैसा मिलना मुश्किल है उतने बड़े अमाउंट का। तो पहला चीज थी ये। अब वो पब्लिक के पास जाएंगे, वो पब्लिक से पैसा लेंगे। पब्लिक से पैसे लेने के 2 तरीके हैं, तो वो शेयर्स इश्यू कर सकते हैं, डिबेंचर इश्यू कर सकते हैं। दोनों में क्या फर्क है? जो शेयर्स होते हैं ना वो होते हैं मालिक, शेयर्स होते हैं शेयर होल्डर्स, डिबेंचर्स होते हैं लोन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, ये पूरा क्रक्स है, मैं लिख देता हूं इस चीज को। जो शेयर्स होते हैं ना वो होते हैं ओनर्स और डिबेंचर्स होते हैं लेंडर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब मान लेते हैं, देखो दोनों के अपने अपने फायदे हैं, दोनों के अपने अपने नुकसान है। ऐसा नहीं है कि वो शेयर्स इश्यू करेंगे या फिर उससे डिबेंचर इश्यू करेंगे, वो दोनों इश्यू करेंगे। रियल लाइफ में हमेशा ऐसे होता है और ऐसा ही होना चाहिए, आपको दोनों इश्यू करने चाहिए। अब जैसे मान लेते हैं संता और बंता, 2 बंदे हैं, वो क्या करेंगे, उनको बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए, तो वो जाएंगे पब्लिक के पास और कहेंगे यार तुम ना हमारे को पैसे दो और तुम हमारी कंपनी के मालिक बन जाओ। तो उससे क्या होगा, जो बंदे शेयर्स लेंगे, जो बंदे शेयर होल्डर बन जाएंगे, जो बंदे संता और बंता को पैसा देंगे, वो लोग बन जाएंगे कंपनी के मालिक। तो जो कंपनी को मुनाफा होगा वो मिलेगा शेयर होल्डर्स को भी। तो जो बंदे शेयर्स होल्ड करेंगे, जिनको संता और बंता शेयर्स देंगे, वो बंदे बन जाएंगे शेयर होल्डर, वो बन जाएंगे ओनर्स और उनको मिलेगा मुनाफा, बोले तो प्रॉफिट, बोले तो डिविडेंड। तो शेयर्स में क्या, शेयर्स का मतलब क्या है, शेयर्स वो लोग, शेयर्स उन लोगों को दिए जाते हैं, जिन लोगों को शेयर्स दिए जाते हैं वो बन जाते हैं शेयर होल्डर्स और उनको मिलता है प्रॉफिट या फिर डिविडेंड जिसको बोलते हैं, वो बन जाते हैं मालिक। वो लेंगे वोटिंग, उनके पास होगी वोटिंग पावर, उनके पास होगी डिसीजन मेकिंग पावर। अब संता और बंता के पास दूसरा ऑप्शन भी है, वो डिबेंचर्स इश्यू कर सकते हैं, वो डिबेंचर्स दे सकते हैं पब्लिक को और डिबेंचर्स के बदले पैसे ले सकते हैं। अगर वो डिबेंचर्स के बदले पैसे लेंगे तो जिनसे वो पैसा ले रहे हैं वो बन जाएंगे कर्जदार, लेंडर्स, लायबिलिटी। उसमें क्या है, वो मालिक वालिक नहीं बनेंगे। जो मालिक बनता है वो बिजनेस में दिलचस्पी लेता है बहुत ज्यादा, वो डिसीजंस लेगा। जो डिबेंचर होल्डर्स होंगे, जिनको हमने डिबेंचर्स दिए हैं, वो मालिक वालिक नहीं बनेंगे, वो तो बनेंगे हमारे कर्जदार। वो कहेंगे हमने तुम्हें लोन दिया है, डिबेंचर इज अ लोन, डिबेंचर इज अ लोन। तो उन्होंने हमें लोन दिया है, हमें उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, काम खत्म। अगर मैं आपको कंपनी के एग्जांपल से ना बता के पार्टनरशिप एग्जांपल से बताऊं सिर्फ समझाने के लिए, तो मान लेते हैं 2 पार्टनर्स हैं, तुम और मैं। हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि हम पैसा ले लें किसी से और उसको मालिक बना लें। तो हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप में उस बंदे को प्रॉफिट देंगे, तो वो एक तरीके से शेयर वाला कॉन्सेप्ट हो गया
क्योंकि अगर हम लोग उसे मालिक बना लेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट जो हम 2 में बटता था 3 में बटेगा, है ना। और दूसरा तरीका क्या है कि हम उस बंदे को मालिक ना बनाए, उससे कहे तू हमें लोन दे दे, हम तेरे को इंटरेस्ट दे दिया करेंगे। अब दोनों के अपने फायदे, दोनों के अपने नुकसान है। कैसे? अगर हम जो दूसरा वाला बंदा है उससे अगर हम लोग उसे मालिक बनाते हैं तो उसमें नुकसान क्या है, हमें नुकसान ये है कि हमें उसे प्रॉफिट देना पड़ेगा, हम लोगों का प्रॉफिट कटेगा। और इसमें फायदा क्या है कि हमें उसे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, बेसिकली फिक्स नहीं है, अगर प्रॉफिट हुआ तो उसे देंगे, नहीं हुआ तो उसे नहीं देंगे, और वो हमारे साथ कंट्रीब्यूट भी करेगा, हमारी हेल्प भी करेगा, डिसीजन भी लेगा, तो ये फायदा है। ठीक है, तो बेसिकली फायदा हो गया, नुकसान हो गया। नुकसान क्या हो गया कि हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा और हमारी कुछ कोई टांग भी अड़ाएगा तीसरे वाला, तो ये नुकसान है। फायदा क्या है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे, हम सेफ है ना, टेंशन तो नहीं है कुछ देने की जबरदस्ती। अगर हम उसे डिबेंचर देते हैं, मतलब उससे एक तरीके से लोन लेते हैं, तो उसमें हमारे को फायदा क्या है कि यार वो बंदा टांग नहीं अड़ाएगा, हमारा प्रॉफिट हमें मिलेगा। नुकसान क्या है कि हमें उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो कि फिक्स है, अब किस दिन लॉस हुआ हमें तो भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो टेंशन की बात है। तो फायदे और नुकसान दोनों है इसमें। अब गाइज जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, इसमें मैंने पार्टनरशिप का एग्जांपल लिया है, शेयर्स और डिबेंचर्स पार्टनरशिप में नहीं होते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए समझाया जिससे आपको क्लियर हो जाए कि ओनर्स और लेंडर्स में क्या फर्क होता है। मैं आपको चीजों को लिखवाऊंगा डिटेल में, तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से चीज क्लियर हो जाएगी। लिखना शुरू करो। अगर आपको 2-4% चीजें समझ नहीं आई है ना, परेशान तो बिल्कुल भी मत होना, है ना। और ये हम टॉपिक को पूरे चैप्टर बार बार करेंगे तो क्लियर ऑटोमेटिकली आपको होना ही है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। लिख लो भाई जरा, बेसिस शेयर्स और डिवेंचर्स। कुछ डाउट आए ना तो नीचे कुछ कमेंट करके या फिर मुझसे क्लास में पूछ लेना। बेसिस शेयर्स और डिवेंचर्स, तो हम शेयर्स और डिवेंचर्स का मीनिंग समझ रहे हैं, डिफरेंशिएशन समझ रहे हैं, इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले आपको हर चीज में मीनिंग पता होना चाहिए कि मीनिंग क्या है भाई इस चीज का। तो मीनिंग क्या है, तो शेयर्स आर यूनिट्स ऑफ ओनरशिप, ये मालिकाना हक होता है, ओनरशिप होता है इसमें। ओनरशिप को मैं लिखता हूं ऑरेंज या फिर रेड से, ओनरशिप, शेयर्स आर द यूनिट्स ऑफ ओनरशिप ऑफ अ कंपनी, ओनरशिप होता है ये। जिनके पास शेयर्स होते हैं वो क्या कहते हैं, शेयर होल्डर्स। मैं आपको बताऊंगा कि हम शेयर्स देते कैसे हैं, पूरे चैप्टर आप इस पे करने वाले हो, कोई घबराने की बात ही नहीं है। डिबेंचर्स आर यूनिट्स ऑफ बोरोइंग, ये बोरोइंग होती है कंपनी के लिए। समझ रहे हो ना, सीधा सा फर्क है। अगर आपको पैसा चाहिए आप किसी से लोन लोगे या फिर उसको मालिक बनाओगे, वही वाली बात है ना, दोनों में फर्क है, वही फर्क है। ठीक है, अगला डिफरेंस जो इसमें आता है वो ये है कि रिटर्न में क्या मिलता है शेयर होल्डर को और डिबेंचर होल्डर को। तो अगला सवाल ये आता है रिटर्न। शेयर होल्डर्स गेट डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, बेसिकली पार्ट ऑफ प्रॉफिट। शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपको डिविडेंड नहीं पता आप इसे प्रॉफिट ही समझो अभी। शेयर होल्डर्स गेट प्रॉफिट इन रिटर्न। और डिबेंचर होल्डर्स को क्या मिलेगा, डिबेंचर होल्डर्स गेट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हिंदी में कहते हैं इसको ब्याज। ब्याज इन रिटर्न। अगला होता है वोटिंग राइट्स।
शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होते हैं? बताओ, क्या शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं? The answer is yes. Shareholders have voting rights. Shareholders have voting rights. मतलब उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है. डिबेंचर होल्डर्स do not have any voting rights. जो बंदा बिजनेस का मालिक नहीं है, तुम उसे वोटिंग राइट्स क्यों दोगे? वोटिंग राइट्स किसको मिलेंगे? मालिक को, ओनर को, शेयर होल्डर को. अगला पॉइंट, रिस्क. अब ये वाला पॉइंट, इससे आपको ना एक्चुअली क्लियर होगा. अब आपके ना दिल में सवाल जरूर आ रहा होगा, पक्का पक्का दिल में सवाल आता है कि शेयर और डिबेंचर में से दोनों को देने चाहिए. मतलब ये समझ नहीं आता है कि दोनों का फायदा क्या है, नुकसान क्या है. उसमें कंफ्यूजन होती है, तो आपको यहां पे क्लियर होगा. रिस्क क्या होता है, कौन सा ज्यादा रिस्की है? फॉर कंपनी. कंपनी के लिए कौन सा ज्यादा रिस्की है? हमें कंपनी से ज्यादा मतलब होता है, क्योंकि हम ना इस चैप्टर में बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करते हैं ना. तो जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं ना, डिबेंचर्स आर मोर रिस्की. रीजन क्या है इसका? सोचो. आपके दिमाग में जो इसका आंसर आना चाहिए था वो ये होना चाहिए था, एज कंपनी हैज टू पे फिक्स्ड डिविडेंड. कंपनी हैज टू पे फिक्स्ड इंटरेस्ट, माय बैड. कंपनी हैज टू पे फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, क्योंकि कंपनी को फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना ही है डिबेंचर्स पर. शेयर्स आर लेस रिस्की. भाई कोई हमारा मालिक बन रहा है तो उसमें रिस्क कम है ना. एज पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नॉट मैंडेटरी. अगर हमारा कोई मालिक बन रहा है तो उसे जरूरी थोड़ा ना प्रॉफिट देना ही है, डिविडेंड देना ही है. अरे भाई प्रॉफिट हुआ तो देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे. बट एक पॉइंट इसमें और है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, वो डाइल्यूट कर देते हैं ओनरशिप को, वो मालिक बन जाएंगे. अगर बहुत ज्यादा मालिक हो जाते हैं ना कंपनी के, तो उससे क्या होता है, प्रॉफिट कम मिलता है. इससे अगर मानता हूं मैं केक है, 2 बंदों में बट रहा है तो ज्यादा तो मिलेगा. अगर वही केक 4 बंदों में बटेगा तो कम हो जाएगा, और है ना. तो ये भी एक पॉइंट बनता है. तो मैं इसी में लिखवा देता हूँ, वो शेयर होल्डर्स. आप अलग से भी लिख सकते हो, ओनरशिप वाले में भी लिख सकते थे इसको. चलो एक अलग से पॉइंट डाल लेते हैं, ओनरशिप. मैंने लिखवाया तो है, चलो ठीक है, लिख लेते हैं तब भी. ओनरशिप, शेयर होल्डर्स डाइल्यूट दी ओनरशिप. डाइल्यूट का मतलब क्या है, कि वो ओनरशिप को कम कर देते हैं. अगर कंपनी के 2 मालिक हैं, तुम और मैं, और हमने और शेयर्स इश्यू कर दिए, तो हमारी तो ओनरशिप पे झटका लगेगा. हमारी तो ओनरशिप और कम हो जाएगी और डाइल्यूट हो जाएगी. डिबेंचर होल्डर्स डू नॉट अफेक्ट ओनरशिप. डिबेंचर्स से या डिबेंचर होल्डर्स जो होंगे, वो ओनरशिप पे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नाउ आपको एक पॉइंट और पता होना चाहिए, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट आप आगे जाके इन्वेस्ट करोगे शेयर्स में, तो रिस्क किस में ज्यादा होता है? इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. इन्वेस्टर मतलब जो बंदा पैसा दे रहा है. अगर मान लेते हैं आप शेयर होल्डर हो, तो हमें शेयर होल्डर के नजरिए से देखना है. हमें शेयर होल्डर के नजरिए से देखना है इस पॉइंट में. अगर आप शेयर होल्डर हो, आप कंपनी को पैसा दे रहे हो, तो आपके लिए रिस्की है. इट इज मोर रिस्की. शेयर होल्डर इज मोर रिस्की, एज
देयर इज नो फिक्स्ड रिटर्न, है ना। अगर आप कंपनी को पैसा दे रहे हो तो यार आपको तो रिस्क है, पता नहीं पैसा मिलेगा वापस नहीं मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा, उनको प्रॉफिट हो तो डिविडेंड मिलेगा वरना आपका डिविडेंड मार में है, मारा जाएगा। बट देखो रिस्क ज्यादा है बट रिवॉर्ड इज हाई, मिलेगा तो ताबड़तोड़ मिलेगा, ज्यादा मिलता है ना, बट रिवॉर्ड इज हाई। यहाँ पे रिस्क ज्यादा होता है, तो प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। डिबेंचर होल्डर्स में इट इज लेस रिस्की, एज देयर इज फिक्स्ड इंटरेस्ट। भाई हमें फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा ना, अब यहाँ पे आपको इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, बट रिवॉर्ड इज लिमिटेड। देखो सीधी सी बात है, अगर मैं कहता हूं मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं और तुम लोगों को पैसा देना है, अगर तुम लोग मालिक बनते हो मेरे बिजनेस में तो उसमें क्या होगा, तुम लोगों को पता नहीं यार बिजनेस फायदे में रहेगा घाटे में रहेगा, तुम्हें रिस्क ज्यादा लगेगा। बट अगर फायदे में रहा तो तुम्हें प्रॉफिट भी ताबड़तोड़ हो सकता है, रिवॉर्ड अच्छा मिल सकता है, रिस्क है तो इश्क है। और अगर मान लेते हैं मैं कहता हूं तुम मेरे को एज ए लोन पैसा दो तो रिस्क नहीं है, बट सिर्फ तुम्हें 10% इंटरेस्ट मिलेगा या जो भी इंटरेस्ट का रेट होगा, तो रिवॉर्ड लिमिटेड है ना। तो वही है, रिस्क और रिवॉर्ड का गेम चलता है पूरा मार्केट में। तो दोनों में फायदा, दोनों में कुछ नुकसान है, तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पर, कौन इंसान कैसा काम करना चाह रहा है। मैं आपको एक दो चीजें और लिखवा देता हूं, एक डिफरेंस और लिख लेते हैं। रीपेमेंट, ऑन वाइंडिंग अप, जब बिजनेस बंद होगा ना उसे कहते हैं वाइंडिंग अप। तो रीपे किसको करेंगे, तो शेयर्स को बाद में रीपे करते हैं। शेयर्स आर रीपेड आफ्टर डिबेंचर्स। तो यहां पे डिबेंचर्स को फायदा मिलता है। अगर कंपनी बंद हो रही होती है ना तो पहले डिबेंचर्स को पेमेंट होगी, क्योंकि डिबेंचर बाहर वाले हैं, पहले तुम बाहर वालों को पेमेंट करोगे। जैसे कोई रिश्तेदार घर में आया है तो पहले रिश्तेदारों को खाना खिलाएंगे, फिर बच गया तो बेचारे घर वाले खाना खाएंगे वरना नहीं खाएंगे। तो वैसे वही है, जो ओनर्स हैं वो बेचारे घर वाले हैं, है ना, और जो डिबेंचर होल्डर्स है तो बाहर वाले हो गए, उन्होंने तो लोन दिया है, तो पहले बाहर वालों को देंगे। रीपेमेंट ऑन वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप का मतलब क्या है, बिजनेस का बंद हो जाना। तो शेयर्स आर रीपेड आफ्टर डिबेंचर्स, डिबेंचर्स आर रीपेड बिफोर शेयर होल्डर्स। देखो इसमें ना डिफरेंसेस और भी हो सकते हैं 5-6, बट मुझे तुम्हें पीएचडी करवानी नहीं है और तुम धीरे धीरे अपने टाइम से सीख जाओगे जितना सीखना होगा। अभी के लिए इतना याद रखो, इतना मोर देन सफिशिएंट है। धीरे धीरे और भी अगर आपको कुछ इधर उधर पॉइंट मिले तो घबराना मत, सब कुछ कवर होगा टाइम के साथ साथ, अभी इतना समझ लो बस। तो हमने क्या समझा आज के इस लेक्चर में, हमने कंपनी का मतलब समझ लिया है, कंपनी पैसे कैसे लेती है दो तरीके से वो समझ लिया है, शेयर और डिबेंचर में फर्क समझ लिया है। ये क्लास कंप्लीटली थ्योरेटिकल थी बट बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन थी पूरे चैप्टर के लिए। अब आगे जाके मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं होगी आपको समझाने में कि कंपनी का मतलब क्या होता है, टाइप्स ऑफ कंपनी क्या होता है, कुछ भी चीजें। आपको अगले लेक्चर से पहले इस पूरे पार्ट को बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज करना है और बस रिवाइज ही करना है, और फिर मैं आपसे मिलता हूं अगले लेक्चर में। तो सी यू देन, बाय बाय।